माँ शारदा को वंदन करता हूँ। अभी भी मेले में कुछ लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया यहीं पर आ जाए, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। उसी इन चार पंक्तियों के साथ रात इंदौर की निवेदन करना चाहता हूं कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, और तुझे खबर ही नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान को दूसरा चलाता है। तालियां बजनी चाहिए। स्थितियां बड़ी भारी हो गई है साहब। आदरणीय विधायक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्थितियां इतनी खराब हो गई। सुबह मोबाइल में मैसेज आता है, अच्छे दिन आने वाले हैं, आदमी खुश हो जाता है। 1 घंटे बाद पुलिस का मैसेज आता है, अफवाहों पर भरोसा ना करें। ये स्थितियां होगी। मतलब टिप्पणी करना चाहता हूं आपके सामने कि मन की बात करने वाले के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता है। इतने 25, 26, 30 देशों की यात्रा, अगला प्रधानमंत्री की पर्यटन मंत्री, वही समझ में नहीं आता। मैं तो साहब पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे महंगी जगह घूमने के लिए ले जाओ, मैं पेट्रोल पंप लेके चला गया। हालांकि इतना भी अच्छा नहीं था, मगर बढ़िया। आपके आयोजन को बधाई देता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। शुरुआत में क्या हुआ, विधायक महोदय साहब यहाँ पर आवाजें बहुत जोरों की आ रही थी, तो सफर जी ने निवेदन भी किया आदरणीय सरपंच महोदया से कि आवाज को थोड़ा कम कीजिए, मगर चूक गए। इनको पता नहीं है निवेदन कहाँ कैसे किसके पास किया जाता है, क्योंकि गलती इनकी ये हुई कि ये स्वयं वीना के पास में खामोशी का निवेदन कर रहे थे। मगर वीना जी ने आपके इस शहर में, गांव में जो वाणी का उत्सव खड़ा किया है, उसके लिए जोरदार तालियां। मेरा परिचय आदरणीय नागर दादा ने कराया कि रंगकार हूं। मैं पहली निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बहुत बारीक बात करता हूं, और कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूं कि खुद ही नहीं समझ पाता। बढ़िया है। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। मैं तो इतने अच्छे आयोजन के अवसर पर भगवान राम जी से केवल इतना चाहता हूं कि महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए, और भारतीय फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना जरूरी होता है। नहीं तो यहाँ हमें सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। किसी ने कहा भी है कि जिसमें मौजूद मेरे रोने का किस्सा है, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मगर दोस्तों, आपके बीच में हंसने हंसाने के लिए आए, बढ़िया मंच है। और दादा भी चले गए, कैमरामैन अब तक के थे, आप ही थे। वो इतना गजब का आपने मास्क पहना था, समझ में नहीं आ रहा कि आप ही हो करके। ये दुनिया का एकमात्र आदमी है जो 1 घंटा भी एक आंख से देखे तो अपना ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो उनको प्रणाम करना चाहता हूं, मगर बड़े डर रहे थे। शुरुआत में बीमारी ऐसी आई थी, कोरोना। किसी के बाप को मालूम नहीं था सैनिटाइजर क्या होता है, बडवाइजर मालूम था। वही हंसी जिनको मालूम है, ये तो आप पहचान लो कि किस किस को मालूम है। मगर टिप्पणी देना चाहता हूं, भयानक बीमारी आ गई थी। सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑनलाइन। वो तो एक मैडम क्लास ले रही थी ऑनलाइन। अब क्लास पूरा हो गया और मैडम ने बच्चों से पूछ लिया, एनी डाउट? ऑनलाइन क्लास चल रही है। मैडम ने सवाल किया, बोले एनी डाउट, कोई शक है क्या? तो एक बच्चा बोला, मैडम जब आप पढ़ा रही थी तो सड़ा हुआ गमछा पहन करके आपको चाय देने के लिए जो आए थे, आपके मिस्टर थे क्या? इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। मगर टिप्पणी आपके समक्ष देना चाहता हूं, नागर दादा के समक्ष। काशीपुरी कुंदन यहाँ पर मौजूद है कि कोरोना ऐसी बीमारी थी साहब जिसमें सारी रेखाएं धुंधली हो गई, केवल गरीबी की रेखा गहरी हो गई।
पंक्तियां यहां से देना चाहता हूं कि कैसे कहे गुनाहों में शामिल नहीं रहे। कोरोना को याद रखिए, 4 पंक्तियां कपिल जैन की। कैसे कहे गुनाहों में शामिल नहीं रहे, जो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और जिनको उठाने सर पे कंधे 1000 थे, उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। स्थितियां बदल गई है साहब, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, हर कोई अपना अपना काम अपनी क्षमता के अनुरूप कर रहा है। बहुत लोगों ने गाकर भी बताया, आवाज मेरी भी बुरी नहीं है। कॉलेज के जमाने में अपने को 2-2 पुरस्कार मिले थे एक गाना शुरू करने के लिए। दूसरा समझ सकते हो, मगर पुरस्कार मिला तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अपन डायरेक्ट चले गए यार रहमान के पास, उसको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहां हो? मगर कॉन्फिडेंस कम नहीं साहब। हद तो तब होगी जब रात के 2:30 बजे पड़ोसी ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा कमाल करता है, तेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे? वो बोले उनका भी कुत्ता रात भर भोंकता है। अभी मैंने ऑब्जेक्शन लिया क्या? अगर सफर भाई कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ जाता है साहब कि कितने सारे कार्यक्रम आप टीवी पर देखते हो, सूर्य संग्राम, सारेगामापधनिसा, इंडियन आइडल। अपन भी चले गए, आए तो अपना चेहरा उतरा हुआ था। नागर दादा ने पूछ लिया, बोले क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा दादा दूसरा नंबर आया। नागर दादा बोले क्यों नाराज होता है? 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। इन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे? मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था? मैंने कहा दादा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। ताली बजाओ यार। ये स्थितियां हो गई है विधायक महोदय, सिसोदिया जी। अपने देश में संगीत की ये स्थितियां। एक जमाने में मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाना गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं दम भुलाने को। कोई कारण तो था, क्या तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। क्या स्थितियां हो गई है कि संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक? अरे पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए, और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए, पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। मगर हिम्मत आपके समझ करना चाहता हूं, अगर मेरी पंक्तियों में दर्शन आपको महसूस हो जाए, और मेरी पंक्तियां राजनीति और खेल को लेकर के है, तब जाकर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पंक्तियां देखिए। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। अगली पंक्ति साहब अगर दिल तक पहुंचो आशीष चाहता हूं। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। एक बच्चे ने पिताजी से पूछ लिया, बोले पिताजी आपकी नजर में मेरी कीमत क्या है? पिताजी बोले कैसी बात पूछता है, तुम्हारे लिए करोड़ों का है। बच्चा बोले उसमें के 500 दे दो, बाकी का हिसाब बाद में। ये सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। हर कोई पूछे कितना कमाया, कोई ना पूछे कैसा। जरूरत से ज्यादा जब भी जरूरतें बढ़ जाती, उनको पूरा करने में फिर नैतिकता घट जाती। अरे मन का तन है 2/10, मन का तन है 2/10, और चादर 2/6 है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है।
आपकी जो तालियां मिली है, घनघोर नहीं कमजोर है, मगर बाकी 4 बनती है। यहाँ पर गाने की हिम्मत करने जा रहा हूँ कि आगे बढ़ने, राम का मंच है साहब, शबरी की बात करने जा रहा हूँ, देखिए कहां तक सही है। आगे बढ़ने की धुन ऐसी सब कुछ पीछे छूटा, मुड़कर जब पीछे देखा तो हर एक रिश्ता छूटा। अरे कृष्ण सुदामा की मित्रता अब तो लगे कहानी, और बिन देखे आखिर कैसे मीरा थी कृष्ण दीवानी। अरे शबरी के बेरों में भी, शबरी के बेरों में भी अब दिखता पॉलिटिक्स है, शबरी के बेरों में भी अब दिखता पॉलिटिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। एक लाइन को 3 बार बोलना पड़ता तालियों के, मामूली बात थोड़ी है, मगर हमारे लिए बजाते जाओ यार, क्योंकि निवेदन करना चाहता हूं, तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है, बहुत जरूरी है। वो तो मेरे कवि मित्र की शादी हो गई, सुहागरात का मामला था, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्मा ही, मेरा तो पूरी शर्मा मत, ताली बजा। अब वो वहां पे मांग सकता है तो अपन यहां नहीं मांग सकते क्या? और आपको कोई प्राचीन बीमारी चिकनगुनिया थोड़ी है, तो आप बचा सकते हो बिल्कुल। पहले शुरुआत में भारी संख्या में यहाँ पर नारी शक्ति की उपस्थिति थी, जो कम कम होती गई, मगर वे संख्या में कम रहे, उनका होना ही अपने आप में बड़ी बात है। और इधर के तो है हाँ, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, अपन सहन शक्ति का प्रतीक है, तो अपने को तो मौजूद रहना ही पड़ता है। मैं तो गलती से अपने ससुराल में 21 दिन रह गया, मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना। 22वें दिन निकला तो सासू माँ तिलक करने के लिए आई, मैंने कहा मुंह किधर की तरफ करना है? सासू माँ बोले घर की तरफ ही कर लो। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे ससुराल में पहुंचा और सासू माँ से कहा कि गजब की भूख लगी है, खाने में कुछ है क्या? सासू माँ ने सब्जी लाई और 2 रोटियां, बात तो कही थी 2 रोटियां है, मगर जब थाली लगा करके लाई तो सब्जी थी और 1 ही रोटी थी। मैंने कहा सासू माँ गलत बात, आपने 2 रोटियों की बात कही थी, 1 रोटी क्यों लाई? तो इस पर जो सासू का उत्तर है, वाकई में रामपाल जी के संस्कार का, सभ्यता का उत्तर लगे तो यहां से लेके वहां तक ताली बजनी चाहिए। मैंने सासू माँ से कहा कि सासू माँ 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने 1 ही क्यों लाई? तो सासू माँ ने कहा आप हमारे दामाद है, आपसे ये भी तो कहना पड़ेगा 1 और लीजिए। ताली बजाओ। तब जाके कहना चाहता हूं कि पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं? पत्नी बोली हाँ हाँ, हमारे लौट के आने के बाद तो इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आते वक्त अपनी माँ को अपने साथ लाने वाले हैं। हमने बुरा मुंह बनाते हुए कहा इतने अच्छे? पत्नी बोली जाने तो आप नहीं हो सच्चे, आपको मेरी माँ का आना नहीं सुहाता है, इसलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। मैंने कहा अरियो दिया जलाने से पहले चलने वाली आंधी स्वयं घोषित प्रियंका गांधी। हर व्यक्ति को सास का आना अच्छा लगता है, सास का जाना नहीं। पत्नी बोली क्या इतने वर्षों में हमने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम शब्दों का खेल हमसे खेल रहे हो, तुम सास नहीं सांस बोल रहे हो, तुम सास नहीं सांस बोल रहे हो। मैंने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ, आते वक्त माँ को ही नहीं अपनी बहन को भी अपने साथ लाओ। पत्नी पहले तो मुस्कुराई, बाद में उसके आंसुओं के परमानेंट कोटे से कुछ आंसू छलके मैंने पोंछते हुए उसकी भीगी पलके कहा मत भाई आंसू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार। बड़ी युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, खतरनाक पीढ़ी। हाँ बिल्कुल मेरे साथ में चल रही है। वो तो एक को बिल्कुल पकड़ लिया, परीक्षा हॉल में पकड़ लिया, पीकर आया था पेपर देने। तो अध्यापक ने कहा बोले क्या कर रहा है? नहीं बोले सर आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। बोले कैसी बात करता है, बेइज्जती का काम कर रहा है यार, तुझे कोई शर्म नहीं है? पी के आते हैं क्या पेपर देने? और बच्चा बोले, वो लड़का बोले सर आपने तो कहा था हर पेपर में 90 चाहिए।
उसके हिसाब से काम कर रहा है। तूने गलत किया है। अगर हद तो तब हो गई। अब मेरे क्लास में साहब सफर भाई निसार नाम का लड़का है, खतरनाक सवाल पूछता रहता, सर बताइए ये कैसे पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हुआ। मैंने कहा कि अपन ही इसको सल्टा देते। मैंने उससे पूछ लिया, निसार तू कैसे पैदा हुआ। निसार बोले, सर बहुत आसान है, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवान निसार हो गया। क्या आसानी से पैदा हो रहा, मगर समझ में नहीं आता है पीढ़ी कहाँ जाने वाली है। बहुत बारीक बात देना चाहता हूँ दादा, बिल्कुल मौलिक बात। एक बाबा जी एक गांव में आ गए और एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा मंदिर जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले, बाएं जाके दाएं चले जाओ, मंदिर आ जाएगा। बाबा जी बोले, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना, मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले, उसमें क्या होने वाला है। बोले, मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले, आपको मंदिर का तो पता नहीं। ये पीढ़ी साहब मार्केट की बात करती है, ये पीढ़ी संदेश की बात करती है। बहुत बढ़िया, सारा दोषारोपण उस पर नहीं होना चाहिए। हम इस नई पीढ़ी को कहते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो संदेश की बात करती है, मैसेज देना चाहती है अपनी हर एक बात में। वो तो एक ने देख लिया अपने दादाजी को बालों को काला करते हुए, बोले क्या कर रहे हो। दादाजी बोले, बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा अंदर के कमरे में गया, बालों को चूना लगा करके वापस आया। दादाजी ने बोले, तूने बालों को चूना क्यों लगाया। उत्तर देखिए साहब बच्चे का। दादाजी ने पोते से पूछा, बालों को चूना क्यों लगाया। पोता बोला, दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। बड़ों की जरूरत हर एक व्यक्ति को होती है, मगर सारी स्थितियां इन बाबाओं ने बिगाड़ के रखी। वो 5-6 साल पहले सुबह टीवी चालू करो 5 बजे तो खुश खुश की आवाज, योगा, न जाने देश का क्या होगा। मैं तो जंगल से गुजर रहा था, एक चमगादड़ बिल्कुल सीधा बैठा था। मैंने कहा कैसे, क्या बोले, अपना शीर्षासन है। मैंने कहा यहाँ तक पहुंच गया क्या। मगर हद तो तब हो गई जब हमारे मोहल्ले में तो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे शीर्षासन के फायदे और घाटे को लेकर, नुकसान को लेकर। तो नुकसान वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले शीर्षासन का क्या फायदा हुआ। बोले, यार बहुत दिन से झंडूबाम की शीशी नहीं मिल रही थी, वो मिल गई अलमारी के नीचे। बोले, क्या शीर्षासन का खतरनाक फायदा। अब फायदे वाले ने नुकसान वाले से पूछ लिया, बोले तेरे को कैसे नुकसान हुआ। बोले, यार मैं कॉलोनी के पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले, क्यों पीटा, तू तो अच्छा काम कर रहा था। बोले, मैं मद्रासी हूँ। ताली बजाओ यार, संकेतों को समझते जाओ। कि दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, दुनिया में जितने प्रकार नहीं है रोग के, उतने तो आसन आ गए योग के। चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो, योगा का ही गुणगान है। योग योग नहीं जैसे रामबाण है। हमारे पड़ोस में एक दमे का मरीज बुढ़ा मर गया। मैं उसके घर गया, उसके बच्चे से पूछा, अचानक कैसे क्या हो गया महाराज। बेटा बोला, इनके कमरे से आ तो रही थी तेजी से सांस लेने की आवाज। मैंने कहा, अगर तुम वक्त पे कमरे में चले जाते तो हो सकता था पिताजी बच जाते। बेटा बोला, हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे हैं, हमको लगा कपालभाती कर रहे हैं। हमें क्या मालूम पिताजी मर रहे, हमको लगा कपालभाती कर रहे हैं। हमारे 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ, हमारे मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग के यहाँ पैदा हुए जुड़वा बच्चे। मैंने कहा, दादाजी इस उम्र में बहुत अच्छे। सुनकर बच्चों के नाम को मारे खुशी के योगा करने लगे मेरे रोम रोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। एक का नाम अनुलोम था, दूसरे का विलोम। मैंने कहा, दादाजी ये तो आसनों के नाम हैं। दादाजी बोले, बेटा जिनके परिणाम है उनके नाम है, जिनके परिणाम है उनके ही नाम है। एक हमारा पियक्कड़ मित्र जिसने जीवन के सारे सुखों को भोगा, अब जाके ज्वाइन किया योगा। पिछले दिनों मिला, चेहरा था खिला खिला। मैंने क्या और क्या हाल है। बोले, सब बाबा का कमाल है। अब मैं उल्टी स्थितियों में भी खुशी के साथ जी सकता हूँ। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। और पंक्तियां ये साहब दो अपने साथ ले जाना कि अब मैं शीर्षासन की मुद्रा में भी पी सकता हूँ। कि साहब मैं भी जानता हूँ कि योग से ठीक ना हो
ऐसा कोई रोग नहीं है। मुझे भी पता है कि योग से ठीक ना हो ऐसा कोई रोग नहीं है, मगर योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। योग नियम है, योग उद्योग नहीं है। सिसोदिया जी कहाँ है? हाँ, या वो तो धन्यवाद, इनका तो फोन आया था, उन्हें कपिल आ जाना। अगले ने 1 घंटे तक बात की, मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहे थे। पूछ रहे तो कितना लोग हैं, अपन मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी, अपन क्या बोले साहब उन्होंने आना चाहिए, मगर फोन रखते रखते पूछ लिया, बोले कितना लोग हैं। मैंने कहा आप तो जानी लीवर को बुलवाने वाले थे, अब उसको जितना देने वाले थे उससे 1000 रुपए कम दे देना। सिसोदिया जी बोले यार फिर तो आई जाओ। मैंने बोला क्यों? तो बोले उसको उठनी देने वाला था। आदमी कितना होशियार है बाद में पता चलता है, मगर मैं मारवाड़ी साहब जहां से जितना आउटपुट निकले अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे उतना ही होता है। अपन एक शब्द भी ज्यादा का नहीं बोलते, मैं तो यहाँ भी उतना ही बोलूंगा जितने में तय हुआ है, ये ज्यादा बोल ही नहीं सकता। मैं तो मुंबई से आ रहा था ट्रेन से, अब नागपुर आया, नीचे उतरा, प्यास लगी थी स्टेशन पे, फिर से चढ़ा तो देखा मेरी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मारवाड़ी पॉकेट में गाली भी नहीं दे सकता। मैंने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम? बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है, खाली बजाओ यार। हाँ बहुत टाइम लगा दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ चलो, मतलब तुम्हारा बाप की सीट थी तो कह दो। हाँ वो तो कहने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं ये भी कह सकता था कि तुम्हारे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी भोगट में क्यों दे? दे ही नहीं सकता। सारी बातें अपने साथ में चलती रहती है साहब, मगर आज की पीढ़ी देखिए आप भी सामने बिल्कुल देख रहे हैं, 50 बेटे तो 25 के पास वही रहता है। वो तो मैंने पूछ लिया बच्चे से कक्षा में, बोला गांधी जी की जयंती कब है? बच्चा बोले पता नहीं। मैंने कहा क्लास में फोटो लगा के रखे, उसके नीचे तो लिखा हुआ है। बच्चा बोले सर हमको लगा उनका मोबाइल नंबर। बच्चों से क्या कहे, क्योंकि दिन रात उसी के साथ सामना होते रहता है, अपने अपने हिसाब से सारे काम होते रहते। तो आविष्कार करने वाले को भी धन्यवाद देने की इच्छा होती है। पत्नियों ने पतियों को परेशान करके रख दिया, कहाँ हो? मैं बोलता है गाड़ी चला रहा हूँ, हाल में जाके बताओ। भरोसा ही नहीं। एक ने तो कहा मंदिर में हूँ, पत्नी ने कहा घंटी बजा के बताओ। अगले ने रामपायली के मेले से 25 रुपए की खरीद लिया, कभी भी बजा देता है। मगर अच्छे मंच में साहब इन गलत टिप्पणी की बजाय अच्छी बात यह करना चाहता हूं कि अब तक क्यों नहीं आए, किसके साथ हो, इतना समय क्यों लग गया। ये सब पत्नियों के प्रश्न नहीं होते, बल्कि उन्हें आपकी कितनी चिंता है इस प्रश्न के उत्तर होते। मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूँ। बच्चों की बात चल रही थी, अपने आप में उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। मोबाइल की बात कर रहा था, और एक आपके मन की कविता मेरे भी मन की है, और आपने चित्र अपने घर में देखा हुआ है। 2 कविताओं को एक साथ लेकर के आपके समझ से आता हूँ कि हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है। माइक ठीक बोला यार। हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है। सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन है। ना बाप के पास बेटे के लिए समय है, ना बेटे के पास बाप के लिए। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना, जनाना माने औरतों के। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना। दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना, दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना। एक बच्चे ने दिया अपना परिचय तो हम गिर गए खाके गश। बच्चा बोला मैं टेम्पल रन, पिताजी 3 पत्ती और मम्मी कैंडी क्रश। लगता है धीरे धीरे अपने मर रहे जज्बात। अभी कुछ दिनों पहले की है बात, बीच राह में झगड़ा चल रहा था 2 लोगों के बीच में। मारपीट भी होने लगी उन दोनों के बीच में। मैंने बीच बचाव करते हुए झगड़े को छुड़ाया तो पास खड़े नौजवान ने कुछ ऐसा फरमाया कि क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की। इच्छा अधूरी रह गई वीडियो क्लिप बनाने की। इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की। अगर भेजता इस क्लिप को फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। मैंने कहा मगर क्या पगले उसकी वापस लाइफ आती। कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी फेसबुक पर आते हैं।
हेरे गेरे नट्ठू खेरे भी फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही, लेकिन महान कर्मों से ही, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं। मैं सफर जी ने विशेष तौर से मुझे आग्रह किया था इस वर्ष की जरूर राम पायली आना है, और वाकई में इन्होंने जितनी तारीफ आपकी की थी, आप उस पर बिल्कुल खरे उतरे हो। आपके सम्मान में तो जाते जाते बिल्कुल एक लघु कथा याद आ रही है कि दो दोस्त कहीं पर जा रहे थे और एक ने दूसरे से कहा कि यार तुझे कहीं से कोई आवाज आई क्या? दूसरे ने कहा नहीं कोई आवाज नहीं है। तो पहले ने कहा नहीं यार सिक्के के गिरने की आवाज है। तो दोनों ने ढूंढा तो एक 5 रुपए का सिक्का था, उन्होंने उठा लिया, आगे बढ़ने लगे। अब दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा, बोले तुझे कोई आवाज सुनाई दी क्या? बोले नहीं यार कोई आवाज नहीं है। तो वो बोले नहीं यार किसी के रोने की आवाज है। दोनों ने ढूंढा तो पाया कांटों के बीच में तितली फंसी हुई थी। उन्होंने तितली को अलग किया, तितली उड़ गई। तब जाके उस पहले मित्र को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे मित्र से पूछा कि यार कमाल हो गया, तुझे सिक्के के गिरने की आवाज तो नहीं आई मगर मामूली सी तितली के रोने की आवाज आ गई, ऐसा कैसे हुआ? तो दूसरे ने पहले से कहा कि तुझमें और मुझमें केवल इतना फर्क है कि तू धन की सुनता और मैं मन की सुनता। ऐसे सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और एक कविता देना चाहता हूं जिस कविता ने मेरी पहचान बनाई। आजकल हम देखते हैं अगर टीवी पर 40 विज्ञापन आते हैं तो उसमें से 35 विज्ञापन में अमिताभ बच्चन नजर आता है। इस उम्र में जो अमिताभ बच्चन की व्यस्तता है उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मगर दुख तब होता है जब अमिताभ की व्यस्तता का कोई भी पहलू सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता। उसकी व्यस्तता से व्यावसायिकता की बदबू आती है, किसी सामाजिक कार्य की खुशबू नहीं आती। इसलिए मैं अमिताभ से कहना चाहता हूँ इस देश की जनता ने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और इस सच्चे प्यार के बदले में उन्हें झूठे विश्वास मत दो, क्योंकि इस देश की जनता तुम में जो अभिनेता है उससे प्यार करती है, तुम में जो नेता है उससे प्यार नहीं करती। और एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ आदरणीय विधायक महोदय कि मैं मनसे वाला नहीं हूं, मैंने केवल कविता मन से लिखी है। कि उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो, अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो, अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। अमिताभ तुम कहते हो बोरो प्लस लगाओ, फटे होठों को सुंदर बनाओ, टेंशन अनिद्रा का खत्म करो खेल, रोज लगाओ नवरत्न तेल, कहते हो च्यवनप्राश खाओ जरूरत है। अरे तुम क्या खाक जानो हमें किन बातों की जरूरत है? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। यहाँ हो पूरी जिंदगी फटी है, टेंशन अनिद्रा में सारी उम्र कटी है। हमारा पेट हाजमोला का नहीं जो रोटियों का मोहताज है, और एवरीडे टॉर्च से दूर नहीं होगा ऐसे अंजरों का गहरा राज है। अमिताभ 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 हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है। अमिताभ हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है, बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। और तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर अगर घर में है कोई त्योहार, अगली पंक्ति अमिताभ के दोनों बंगलों का नाम और कपिल जैन का प्रयोग देखिए। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर अगर घर में है कोई त्योहार, अरे तुम्हें हम कैसे बताए कि हमारे घर में सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। हमारे घर में सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। अमिताभ तुम वाकई में जानते ना कि क्या है हमारी जरूरत, तो हम भी नहीं करते सब लिखने की जरूरत, पर ये जरूरत हमने की है, क्योंकि जब तक कभी मुसीबतों ने इस देश पे कहर ढाया है तो दानदाताओं की सूचियों में तुम्हारा नाम कहीं नजर नहीं आया है। ना ही तुमने पिताजी की याद में कोई अस्पताल खोला है, अरे तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। अमिताभ सुना है आजकल तुम कई बीमारियों से त्रस्त हो, उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत ज्यादा व्यस्त हो। हम भी चाहते हैं तुम्हारी व्यस्तता बनी रहे, उपलब्धियों सम्मानों से जिंदगी सजी रहे, पर कभी तो वास्तविकताओं से कल्पना का आवरण हटा के देखो, और दर्द को मिटाने का दावा करने वाले किसी के आंसू मिटा के देखो, बना के बता दो किसी बिखरी हुई जिंदगी को जीने के लायक। उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। उस
उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक, अमिताभ हम जानते हैं कि आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है। अमिताभ हमें पता है आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है, पर याद रख कफन में जेब नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।